बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 46 ए से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। आर्टिकल 46 से साबका आर्टिकल 46 की एक्सटेंशन है। आपको याद होगा, हमने आर्टिकल 46 में पढ़ा था कि जब कोई शख्स उसकी डेथ हो जाए या वो he cannot be found or his attendance cannot be procured without an amount of delay or expense or he has become unsound mind or incapable of giving evidence, तो उसकी statement that can be present in the court that is relevant। अब इस आर्टिकल 46 से उसी को एक्सटेंड करता है कि उन्हीं सर्कमस्टांस के तहत ऐसे शख्स की स्टेटमेंट अगर वो किसी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत या जनरेट की गई हो या रिसीव की गई हो या उसको स्टोर किया गया हो, रिकॉर्ड किया गया हो, तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत जो स्टेटमेंट है दैट इज आल्सो रेलिवेंट, दैट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट। इसके बाद आर्टिकल 47 डील करता है कि अगर किसी शख्स की स्टेटमेंट उसने एक प्रोसीडिंग्स में किसी कोर्ट के सामने या किसी ऑथोराइज पर्सन हु इज ऑथोराइज टू टेक एविडेंस उसके सामने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, तो और बाद में उसकी डेथ हो जाती है या वन साउंड माइंड हो जाता है या इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और हिज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, तो जो फैक्ट्स उसने उस स्टेटमेंट में बयान किए वो फैक्ट्स किसी फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए बाद में कोर्ट में सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में उसी केस में या किसी दूसरे केस में वो पेश किए जा सकते हैं। लेकिन इनकी रेलेवेंसी के लिए कुछ बुनियादी शराइत का होना ज़रूरी है। नंबर 1 तो वही आर्टिकल 46 वाली कंडीशंस हैं कि इधर दैट पर्सन इज डेड और ही कैन नॉट बी फाउंड और ही हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और हिज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, या एक इसमें नई शर्त ऐड की गई है कि और ही हैज़ बिन केप्ट अवे बाय द एडवर्स पार्टी, कि दूसरी एडवर्स पार्टी जो है वो उसको जानबूझ के दूर रख रही है कि वो दोबारा कोर्ट में आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना करवा सके। अगर ये हालात मौजूद हों तो उसकी एविडेंस रेलेवेंट हो सकती है। फर्दर इसमें 3-4 कंडीशंस हैं। वो एक ये है कि एडवर्स पार्टी को उस शख्स के ऊपर जो उसने स्टेटमेंट दी थी उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिला हो। जिस पार्टी के खिलाफ वो एविडेंस थी उस पार्टी को ये मौका मिला उसको क्रॉस एग्जामिन करने का, और उसकी जो स्टेटमेंट जिन इश्यूज के ऊपर दी गई थी, अब सब्सिक्वेंट जब उसकी एविडेंस आप कोर्ट में उसकी स्टेटमेंट पेश कर रहे हैं तो वो उन्हीं इश्यूज के ऊपर हो। द इश्यूज मस्ट बी द सेम, और इसके साथ द पार्टीज मस्ट बी द सेम, द इशू मस्ट बी द सेम एंड द एडवर्स पार्टी शुड हैव अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन दैट विटनेस। अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो फिर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में उसकी एविडेंस कोर्ट के दोबारा वो उसकी गैर मौजूदगी में पेश की जा सकती है। ये भी आर्टिकल 46 की एक्सटेंशन है। बेसिक जो थीम वो यही है कि ऐसे शख्स की स्टेट के हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, लेकिन आर्टिकल 46 उसकी एक्सेप्शन देता है कि अगर एक शख्स उसने एक स्टेटमेंट दी है और बाद में वो अपनी स्टेटमेंट को कोर्ट में आके बयान नहीं कर सकता बिकॉज उसकी डेथ हो गई या अनसाउंड माइंड हो गया या वो ही कैन नॉट बी फाउंड, तो वो स्टेटमेंट अंडर सर्कमस्टांसेस इज रेलिवेंट इन द कोर्ट। आर्टिकल 46 ए भी उसी की एक्सटेंशन है, आर्टिकल 47 भी उसी की एक्सटेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट है जी आर्टिकल 48 एविडेंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन रेलेवेंट। अगर एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो कि कोई शख्स अपने कारोबारी अपने बिजनेस के अकाउंट्स में इन रूटीन वो उसका जो उस रखता है अपने कारोबार के वाले से एक अकाउंट्स का रजिस्टर या कोई भी स्टेटमेंट उसमें वो एंट्री करता है, तो आफ्टरवर्ड्स दैट स्टेटमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, अगरचे वो शख्स खुद उसको मौजूद ना हो। क्योंकि बेसिक लॉ ये है कि अगर आपकी तहरीर है तो आप अपनी तहरीर को अपनी फेवर में कोर्ट में उसी वक्त प्रूव करेंगे जब आप खुद आके कोर्ट में उसको आप बयान करें कि ये मेरी स्टेटमेंट है। जिसकी स्टेटमेंट है इधर रिटन और ऑरल, ही मस्ट कम इन द कोर्ट एंड प्रूव हिज स्टेटमेंट। आर्टिकल 48 भी उसी की एक्सेप्शन है कि आप उस शख्स के जिसकी स्टेटमेंट है वो उसको अपनी फेवर में कोर्ट में उसकी फेवर में पेश की जा सकती है विदाउट, और इसके साथ एक हमने एडमिशन का जो जनरल प्रिंसिपल पढ़ा था कि एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जो आपके खिलाफ आपकी स्टेटमेंट पेश की जा सकती है, आपकी अपनी स्टेटमेंट। लेकिन ये स्टेटमेंट आर्टिकल 48 के तहत वो आपकी अपनी स्टेटमेंट आप अपनी फेवर में भी पेश कर सकते हैं। एविडेंस इन बुक ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और रेलेवेंट।
whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। तो वो रेलेवेंट तो होगी स्टेटमेंट, बट अलोन वो सफिशिएंट नहीं होगी किसी शख्स के खिलाफ कोई लायबिलिटी प्रूव करने के लिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगर आपको इत्फाक हुआ हो कभी सब्जी मंडी या गल्ला मंडी में जाने का, तो जो सब्जी मंडी या गल्ला मंडी में जो आड़ती होते हैं उनके पास जो जिम्मेदार आते हैं अपनी फसल लेके, वो उसका एंट्री रिकॉर्ड रखते हैं। उनकी फसल में से कितनी आमदनी हुई, बेच के कितने पैसे मिले, वो उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। और वो आड़ती जो हैं वो जिम्मेदारों को एडवांस पेमेंट करते हैं, एडवांस में रकम दे देते हैं फसल काश्त करने के लिए, खाद का खर्चा करने के लिए, दवाई का बीज का खर्चा करने के लिए। और उसमें अंडरस्टूड होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब वो फसल आएगी तो वो फसल बेचेंगे तो उसमें से वो अपना जो एडवांस उन्होंने पे किया वो रिकवर कर लेंगे। अब उस जो आड़ती ने अपने पास रजिस्टर रखा हुआ है, उस रजिस्टर में वो तमाम जिम्मेदारों की वो जो भी लेन देन होता है उसको वो एंट्री करता है। अगर उस रजिस्टर में एक एंट्री आपके खिलाफ है, उसने लिखा हुआ है कि उसने एक सर्टेन अमाउंट आपको एडवांस के तौर पे अदा की है, तो ये एंट्री अगरचे उसकी खुद अपनी लिखी हुई है, वो अपनी फेवर में एज एविडेंस कि आपको उसने ये रकम एडवांस दी है, वो कोर्ट में पेश कर सकता है। इट इज़ रेलेवेंट। उसकी रेलेवेंसी क्यों है? क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिकॉर्ड की गई है, इसमें ये एक प्रिजम्पशन अटैच है कि ये ट्रू होगी। लेकिन ये एंट्री कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगी टू चार्ज द लायबिलिटी, कि आपको आपके खिलाफ रिकवरी का केस बनाने के लिए ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगी। उस आड़ती को दीगर एविडेंस भी लानी पड़ेगी ये साबित करने के लिए कि उसने ये रकम हकीकतन आपको एडवांस के तौर पे दी थी। हाँ, इस केस को प्रूव करने के लिए कि उसने आपको ये रकम बतौर एडवांस दी थी, ये एंट्री एक रेलेवेंट फैक्ट के तौर पे कोर्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद आर्टिकल 49 है रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। इसी तरह जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो पब्लिक ऑफिस में जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, दैट इज़ आल्सो रेलेवेंट। उसकी मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। जब आप क्लास में आपकी अटेंडेंस लगाते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर इन रूटीन हम बच्चों की जो प्रेजेंट है उनको प्रेजेंट लिखते हैं, जो एब्सेंट है उनको एब्सेंट लिखते हैं। तो ये एंट्री आपकी कॉलेज में मौजूदगी के फैक्ट को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए ये कोर्ट में पेश की जा सकती है। कि अगर आप किसी केस में आप ये प्ली लेते हैं कि एट द पर्टिकुलर टाइम यू वर प्रेजेंट इन द क्लास, यू वर टेकिंग द क्लास, तो वो रजिस्टर में आपकी अटेंडेंस की जो एंट्री है दैट इज रेलेवेंट, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, और इनके साथ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच्ड है। इसके बाद आर्टिकल 50 है रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट मेड इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान। इसी तरह ऐसे मैप्स, चार्ट्स या प्लान्स जो कि जनरल पब्लिक को सेल के लिए ऑफर किए जाते हैं, उन मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स के अंदर वो एंट्रीज जो कि जनरली वो चीज़ें जो कि इन चार्ट्स में या मैप्स में शो की जाती हैं, उनके हवाले से जो उस चार्ट्स के अंदर, मैप के अंदर या प्लान्स के अंदर एंट्रीज हैं, दोज आर रेलेवेंट, दोज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट एज एविडेंस। इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफिशियली जो पब्लिश करती है चार्ट्स, मैप्स, दोज आर रेलेवेंट, जो उनके अंदर जो एंट्रीज हैं वो कोर्ट में पेश की जा सकती हैं टू प्रूव सम फैक्ट। इसके बाद आर्टिकल 51 है रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेंट इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशंस। इसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से जो पार्लियामेंट के जो एक्ट्स हैं या गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस हैं, उनके अंदर जो फैक्ट्स मेंशन किए गए होते हैं दैट आर रेलेवेंट, दैट कैन बी प्रूव्ड इन द कोर्ट। मिसाल के तौर पे अगर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टेन लेटर्स जारी किए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि एक सर्टेन जो पार्टी है या एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो हेट क्रिएट कर रहे हैं या वो सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के ख़िलाफ़ हेट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लेटर्स लिखे जा रहे हैं जो कि ये दीज फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट दैट ग्रुप। When the court has to form an opinion as to existence of any fact of a public nature, any statement of it made in a recital contained in any act of the central legislature or of any other legislative authority in Pakistan or in a government notification appearing in the official gazette is a relevant fact। तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल गजट में या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में जो फैक्ट्स मेंशन किए जाते हैं दोज आर रेलेवेंट, दोज ऑफ पब्लिक नेचर, पब्लिक मैटर्स के हवाले से जो फैक्ट्स मेंशन किए गए होंगे, जो लेटर्स होंगे, दोज आर रेलेवेंट, दोज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट एज एविडेंस। इसके बाद आर्टिकल 52 है रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स।
अगर कोर्ट ने मालूम करना है कि किसी मुल्क का लॉ क्या है, तो उसके लिए उस मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली जो पब्लिश्ड लॉ बुक्स हैं दोज आर रेलेवेंट, उन लॉ बुक्स के अंदर जो लॉ मेंशन किया होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ दैट कंट्री. When the court has to form an opinion as to a law of any country, any statement of such law contained in a book purporting to be printed or published under the authority of the government of such country, and to contain any such law, and any report of a ruling of the courts of such country contained in a book purporting to be a report of such ruling is relevant. इसी तरह जो केस लाज हैं, जो हायर कोर्ट्स के जो फैसले हैं जिनको हम नज़ायर कहते हैं, उर्दू में इंग्लिश में प्रेसिडेंट्स कहते हैं, वो फैसले भी अगर आप ये मालूम को करना चाहते हैं कि किस कोर्ट अगर ये डिटरमिन करना चाहती है कि एक सर्टेन जजमेंट किसी मुल्क की कोर्ट ने पास की है या नहीं पास की, तो वो जजमेंट अगर उस मुल्क में अथॉरिटी के तहत जो पब्लिश्ड जर्नल्स हैं उनमें अगर वो पब्लिश्ड है, तो उस जर्नल को अगर कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तो दैट इज़ अ प्रूफ दैट दिस जजमेंट हैज़ बिन पास्ड बाय दैट द कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. आज के लिए इतना काफ़ी है. आप इस लेक्चर को सुने, इन आर्टिकल्स को पढ़ें, और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.